हेलो एवरीवन, आज हम दे रहे हैं सॉल्यूशन के पार्ट 4 में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करना। उसमें तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। हमने इसमें दो पढ़ी थी, वाष्प दाब में अवनमन, उसके बाद क्वथनांक मूल्यन, और तीसरा हिमांक में अवनमन। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, हिमांक क्या चीज होती है? तो वही जैसे मैंने इससे पहले बॉइलिंग पॉइंट वाला पढ़ा था, क्वथनांक वाला पढ़ा था, इसी तरह से अपन हिमांक को पहले समझेंगे कि हिमांक क्या चीज है, उसके बाद इसमें जो कमी आती है उसको अपन देखेंगे। उससे पहले मैं आपको दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, उससे आपको एकदम थोड़ा सा दिमाग में जोर डालना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। और मान के चलिए कि 99% लोगों के दिमाग में उसमें कंफ्यूजन है कि ऐसा क्यों। आपने कभी देखा कि जैसे अभी गर्मियों का मौसम है, इन दिनों कुल्फी खाने का बहुत मन करता है, तो पता है कुल्फी में अपन कभी जब कुल्फी जो दूध वाली कुल्फी होती है उसकी टिप पे कभी साल्टी टेस्ट आता है, खारा खारा सा लगता है। वो कभी सोचा है ऐसा क्यों? कुल्फी मीठी है लेकिन टिप पे वो खारी क्यों लगती है? हो सकता है आपने वो पता हो कि खारी का मतलब उसमें जब कुल्फी जमाते हैं वो जो छोटा सा फ्रीज होता है उसमें कुल्फी जल्दी जमे, इसके लिए उसमें क्या थोड़ा नमक मिला देते हैं वो। तो नमक यानी कुल्फी जमाने के लिए क्या मिला रहे हैं? नमक मिला रहे हैं। देखा आपने? या पूछना कभी कुल्फी कभी खाओ तो जमाने वाले से इसमें क्या मिलाया, कहेगा इसमें नमक मिलाया मैंने। लेकिन दूसरे पर कई बार न्यूज पढ़ते हैं साहब हिमालय के किसी एरिया में रोड पे बर्फ जम गई बहुत ज्यादा, कोई जो हिल स्टेशन वगैरह होते हैं वहां पर बर्फ जम गई पूरी रोड पे, और उस बर्फ को हटाने के लिए वहां नमक का छिड़काव किया जा रहा है। तो वहां मतलब बर्फ को पिघलाने के लिए नमक डाल रहे हैं और यहाँ कुल्फी जमाने के लिए भी नमक डाल रहे हैं। तो क्या चक्कर है? क्या नमक को पता है कि भैया इसको इस तरह कुल्फी जमानी है तो इस तरह उसको जमाने का काम करो, वहां पता है कि मुझे नमक को पता है मुझे इस बर्फ को पिघलाना है ताकि रोड खुल जाए। तो ऐसा नमक को तो नहीं पता होगा, तो फिर चक्कर क्या है? तो वो कंफ्यूजन अपन दूर करेंगे अपन जब पता लगेगा हिमांक क्या चीज है और इससे क्या रिलेशन है कि कब ये डाउन होता है कब अप होता है। तो देखिए पहले जब फ्रीजिंग पॉइंट है हिमांक, उसकी डेफिनेशन वह ताप जिस पर कोई द्रव अपने संगत ठोस के साथ साम्य अवस्था में होता है। कोई आप द्रव ले ले, पानी ले ले, सिंपल सा ये पानी ले लिया आपने, और कोई ऐसा टेम्परेचर जब ये पानी अपना जो बर्फ है इसके सॉलिड पार्ट है, ये तो हो गया वाटर और ये आइस, तो ये दोनों किसी बंद पात्र में जिस टेम्परेचर पर साम्य अवस्था में होता है, इक्विलिब्रियम पे होता है। इट मीन्स जिस समय जितना पानी जो है चेंज होकर जितनी आइस बना रहा होगा उतनी आइस वापस क्या बना रही है, उतना पानी बना रही है, और सब कुछ एक कांस्टेंट है तो वो इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो ये चीज जिस टेम्परेचर को होगी वो टेम्परेचर क्या होगा, उस पानी का हिमांक। सिंपल सा हिम अंक यानी हिमे बर्फ बन जाना वाली बात है। तो कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर जम जाता है उसको अपन सामान्य भाषा में क्या बोलेंगे, हिमांक बोलेंगे। एक्चुअली इस तरह सोचना पड़ेगा केमिस्ट्री में टेक्निकली कि कोई भी लिक्विड और उसका जो ठोस होगा संगत, वो दोनों आपस में जिस टेम्परेचर पे साम्य अवस्था में होगा वो क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। और उसी को दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि जब ये दोनों साम्य अवस्था में है तो इसका मतलब ये जितनी वाष्प बना रहा होगा उतनी वाष्प इसकी बन रही होगी। तो दोनों का जो वाष्प दाब है वो भी क्या होगा, समान। किसी द्रव का अपने संगत ठोस के साथ वाष्प दाब समान होता है तो वो जो टेम्परेचर होगा वो क्या कहलाएगा, उसका हिमांक कहलाएगा। द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड और इट्स कॉन्जुगेट ठोस इज इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। तो कोई भी लिक्विड ले लें और उसका आप ठोस ले लें, वो दोनों का वाष्प दाब जिस टेम्परेचर पर इक्वल हो जाएगा उसी को अपन क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। अब जब हम पानी के लिए बात करें तो पानी के लिए हिमांक कितना मानते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को पढ़ता है बचपन से कि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है। तो उससे नीचे भी तो जमना ही जमना, 0 से पे जमता है इसका मतलब नॉर्मली जो है उससे कम टेम्परेचर होगा, माइनस में होगा तभी वो जमना ही है। और कैल्विन कितना बोलेंगे, 273 कैल्विन से, यहाँ पर ये 273 कैल्विन में भी जमा होगा। अब हम देखें इसको, अब इसी बात को पहले अपने ग्राफ से समझेंगे। जैसे अपने बॉइलिंग पॉइंट के लिए बनाया था ग्राफ, ऐसे यहाँ पर इसके लिए भी ग्राफ बना रहे हैं, उसके बाद इतनी क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या चक्कर है जिसमें मैंने बताया आपसे कि पहाड़ों पे बर्फ को पिघलाने के नमक डालते हैं और कुल्फी को जमाने के लिए नमक डालते हैं। तो यहाँ पर अब जो ग्राफ ले रहे हैं वो ग्राफ इसके बीच में होगा, वही टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में। अब यहाँ पर अपन ग्राफ जैसे हमने फ्रीजिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, वहां पर अपन ने एक प्योर सॉलिड का ग्राफ बनाया था और दो अलग अलग उसके सॉल्यूशन बनाए थे अलग अलग कंसंट्रेशन के, उसका ग्राफ बनाया था। यहाँ पर अपन वो ग्राफ तो बना ही रहे हैं, साथ में एक ग्राफ और बनाएंगे इसमें,
वो होगा जो अपन लिक्विड ले रहे हैं, सपोज पानी ले रहे हैं, तो पानी का जो संगत ठोस है यानी जो बर्फ है, आइस है, उसका एक और ग्राफ लेंगे अपन। तो उसके बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपनी में अपन एक ग्राफ ज्यादा है, सब साथ ही बनेंगे। तो पहले अपन कोई बर्फ का ग्राफ लेंगे, तो बर्फ का ग्राफ ही कोई भी चीज को आप, चाहे वो ठोस हो चाहे लिक्विड हो, सबसे थोड़ी बहुत वाष्प बनती है और उससे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसकी वेपर जो है वो तो ज्यादा बननी बनेगी, और ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर के साथ साथ जो सॉलिड का ग्राफ आएगा वेपर प्रेशर का, वो स्ट्रेट लाइन आता है इस तरह का। यानी हम जैसे मान लो ये पॉइंट ले इस ग्राफ का, तो इस पॉइंट पे इतना टेम्परेचर है सपोज, तो इस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर इतना है, फिर ग्राफ ऊपर जा रहा है, इट मीन्स तो ये अगर टेम्परेचर आप लेते हो तो इस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर इतना हो गया, यानी आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो उधर का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से आपको समझाने के बनाए हैं, यहाँ बनाने का जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के ताप बढ़ाने पर वेपर प्रेशर तो बढ़ेगा घटेगा। ये तो ऐसा ठोस का, यानी हो गया सॉलिड, और इसी सॉलिड का जो लिक्विड है, जैसे बर्फ का ही लिक्विड का बना पानी हो गया, तो उसका जो अपन ग्राफ लें, अब वो प्योर सॉल्वेंट होगा तो उसका ग्राफ इस तरह का आता है। तो ये हो गया शुद्ध विलायक, प्योर सॉल्वेंट, इसका ग्राफ है ये। अब इस ग्राफ में समझने वाली बात है कि यहाँ पर ग्राफ ऊपर क्यों जा रहा है, यानी आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ग्राफ ऊपर चला जाएगा, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा आया जहां पर इस सॉलिड और ये उसका शुद्ध विलायक, इसका अपन देखें तो इस टेम्परेचर पर, यानी ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर ये दोनों ग्राफ यहाँ एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों का ही वेपर प्रेशर क्या हो गया, ये हो गया, जो भी है वैल्यू उसकी सेम हो गया। मतलब आप और क्वेश्चन टेम्परेचर सपोज यहाँ लेते हो, इसका तो वेपर प्रेशर इतना है और इस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर कुछ अलग आएगा, और उधर तो फिर तो पहली बात यहाँ सामने हो ही गए, यहाँ अलग अलग है। तो कहने वाला और ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं है जहां पर दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो। तो ये जो टेम्परेचर है यही क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। TF बोलेंगे इसको, TF, और वो शुद्ध विलायक का है तो TF नोट। इस टेम्परेचर पर इनका दोनों का वेपर प्रेशर सेम है, ठीक है। अब दूसरा अपन ग्राफ बना, इस विलायक हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा विलय मिला दिया, जैसे कि अपन मान लीजिए नमक भी मिला दिया, तो नमक में हम पता है कि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, पहले ही पढ़ चुके हैं। तो वेपर प्रेशर कम होगा तो ग्राफ इसका क्या आएगा, नीचे आएगा। यानी हर टेम्परेचर पर कोई सा भी टेम्परेचर पकड़ लो, उस टेम्परेचर शुद्ध विलायक के और उसके विलयन का जब वाष्प तुलना करोगे तो हर टेम्परेचर पर शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का वाष्प कम ही मिलेगा, तो वो ग्राफ नीचे ही आएगा। और उस नीचे वाले ग्राफ को लाते रहते हैं अपन, और उसको भी बिल्कुल जमाने की स्थिति में ले आए अपन, तो ये ग्राफ इस सॉलिड वाले ग्राफ को यहाँ टच करेगा। थोड़ा सा ऊपर बना दो, ठीक है। तो ध्यान रखना ऊपर वाला ग्राफ शुद्ध विलायक का है और नीचे वाला विलयन का है। ये कई बार आजकल इस तरह के ग्राफ अगर आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे हैं या किसी कमीशन आ सकता है, इस तरह ग्राफ है जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है और ऐसे लिख दिया ABCD 3 ग्राफ है, तो नीचे पूछ सकता है कि ये ग्राफ किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए कौन सा है, सॉल्यूशन के लिए कौन सा है, या सॉलिड के लिए कौन सा है। इस तरह ग्राफ चल रहा है। तो ये हो गया विलयन, इसको मैं विलयन फर्स्ट नाम दे रहा हूँ, तो हमने इसमें विलय थोड़ा सा कम मिला है। अब इसमें एक और थोड़ी विलय की मात्रा बढ़ा दें तो दूसरा विलयन बनेगा ज्यादा सांद्रता वाला, उसका भी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ इससे भी नीचे आता है, क्योंकि और आपने विलय बढ़ा दिया तो उसका वाष्प दाब और कम हो जाएगा, तो उसका ग्राफ और नीचे आएगा। तो इनको अपन देखते हैं। तो सॉल्वेंट जो है उसका तो ग्राफ इस ग्राफ को यहाँ कट करता है, इसका मतलब इस टेम्परेचर पर ठोस और शुद्ध विलायक है, द्रव है, उसका वाष्प इस अवस्था पे सेम होता है यहाँ पर, और इस वाष्प को हम नाम देते हैं T नोट, शुद्ध विलायक। फिर इसका हमने विलयन बनाया, तो विलयन बनाया तो उसका इस टेम्परेचर पर, यानी इसको TF1 नाम दूं, इस टेम्परेचर पर यहाँ वाष्प दाब सेम हो गया, तो ये जो टेम्परेचर है वो भी क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। उस विलयन वाली अवस्था में इसका हिमांक कहलाएगा। लेकिन आप देखिए कि इसकी तुलना में TF नोट की तुलना में TF1 इधर आया है, इसका मतलब क्या हो गया, इधर वैल्यू 0 के ऊपर कम वैल्यू के ऊपर इधर वैल्यू कम हो गया, वाष्प दाब भी कम हुआ है और ताप भी कम हो गया है। और दूसरा विलयन ले अपन ये विलयन सेकंड, तो इसमें मात्रा ज्यादा है विलय की, तो उसका वाष्प दाब और कम हो गया, तो वो ग्राफ यहाँ के टच करेंगे। अब इस टेम्परेचर पर जो है TF2 कहते हैं इसको,
इस टेम्परेचर पर दोनों का ठोस के साथ इसका वार्तालाप समान है, तो इसको ये P1 था, इसको P2 कर दिया। तो जैसे जैसे अपन विलेय बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे वार्तालाप कम हो रहा है, तो उसका ताप भी, जमने वाला जो ताप है वो भी कम होता जा रहा है। जमने वाला कैसे पता लगा? जहां पर ठोस के साथ द्रव का वार्तालाप सेम हो जाएगा वहां वो द्रव जम जाएगा, उस ठोस के साथ तापमान कम होगा, और वो जो टेम्परेचर होगा उनका बोल रहे हिमांक बोल रहे। तो शुद्ध का हिमांक TF नॉट ये है, थोड़ा सा विलेय मिलाया तो हिमांक क्या हो गया है, इधर आ गया, मतलब कम हो गया तो TF1 हो गया, और उसके बाद और विलेय मिलाया तो हिमांक और कम हो गया, इसको TF2 का और लग गया। इसका मतलब जैसे जैसे अपन क्या करते हैं, विलेय की मात्रा बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है TF वो भी कम होगा। तो ये तो बात है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वेपर प्रेशर कम हो रहा है। अब इसके बाद तुलना करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्यों पढ़ रहे हैं, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कमी आ रही है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, वो किसके समानुपाती होगा? डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर के। यहाँ पर वही दो त्रिभुज बन रहे हैं, से अपन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों समरूप हैं, तो इनके लंब और आधारों का अनुपात सेम आएगा। तो यहाँ पर भी इस दोनों ट्रायंगल से अपन कह सकते हैं कि डेल्टा TF जो होगा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। इधर का जो डिफरेंस आएगा वो इधर के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। और चूंकि डेल्टा P जो हमने पढ़ा था वो मोल बिल के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये इसके प्रोपोर्शनल है, इस बीच वाले हटा दे तो डेल्टा TF भी क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, या कह सकते हो Na अपॉन N भी कह सकते हो, कंडीशन सिंपल सोल्यूशन रहेगा है। A विलय के मोल है और B NB विलायक के मोल है, तो ये दोनों के मोलों के अनुपात के समानुपाती है। इससे पता लग रहा है यहाँ पर कि डेल्टा TF भी क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है CPA, क्योंकि ये विलय के मोलों की संख्या के समानुपाती है, और विलय के मोलों की संख्या के समानुपाती होने का मतलब विलय के कणों की संख्या के समानुपाती है। तो ये अपन देखा कि कुल मिला के डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें जो कमी आती है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसको अपन आगे बढ़ाएं डेरिवेशन को, तो वो सेम वही डेरिवेशन है जैसे अपन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किया था। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला आ गया डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, और इसकी जो डेरिवेशन अपन करेंगे तो डेल्टा TF लास्ट में प्रोपोर्शनल किसका जाता है? मोलिलिटी का जाता है। इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो अपन कांस्टेंट लगा देंगे डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू KF इनटू स्मॉल n। एक तो ये अपना बेसिक फॉर्मूला हो जाता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें आपको मोलिलिटी लिखनी है, और KF वही है मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट, सॉरी मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अपन उसका पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, तो वहां लिखते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है डेल्टा TF। और इसको अपन खोल के लिखें मोलिलिटी को, तो डेल्टा TF इजिकल टू KF इंटू मोलिलिटी को क्या हो जाएगा? विलय के मोल यानी कि WA अपॉन MW ऑफ A। ये तो विलय के मोल हो गए एक तरह से, पूरा द्रव्यमान का अनुपात हो गया, और विलय का द्रव्यमान किलोग्राम में लिखना है, लेकिन वो जी आपके पास ग्राम में है, इन ग्राम, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, किलोग्राम में जाएगा, वो 1000 ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से भी आपको फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो सिंपल सा काम है, आपको फॉर्मूला सारा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट सारे फॉर्मूला सेम ही है, बस आपको ध्यान रखना है KF लिख दिया तो डेल्टा TF हो जाएगा, और KB लिख दिया तो डेल्टा TB हो जाएगा। KB मोलर उन्नयन स्थिरांक था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था, ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और अब इसमें अपन इस KF के बारे में थोड़ा जान लें। ये जो KF है वो ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट डिपेंड करने वाला अपन इसमें देखें तो इसकी वैल्यू जो वाटर है उसके लिए मिनिमम होती है 1.86 यूनिट में बताएंगे इसकी, और जो मैक्सिमम वाली जो वैल्यू है वो कैम्फर के लिए होती है जो 40 के आसपास होती है। मात्रा वो ये जो उधर पड़ा था बॉइलिंग पॉइंट वाले में, KF के लिए इसका M से डिवाइड कर देंगे तो डेल्टा T की वैल्यू तो क्या हो, यूनिट तो क्या होगी केल्विन, और नीचे मोलता से डिवाइड करोगे तो मोलल इसका यूनिट हो जाएगा, तो केल्विन पर मोलल, ये इसको लिख सकते हैं केल्विन मोलल इनवर्स। और उसको भी और खोल के देखें तो आ जाएगा केल्विन, और नीचे मोल में क्या जाएगा? मोल पर किलोग्राम, तो नीचे जाएगा मोल पर किलोग्राम, किलोग्राम ऊपर आ जाएगा केल्विन किलोग्राम पर मोल। मोल को ऊपर ले लो
तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये यहां हो जाएगा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये इसका इंपॉर्टेंट यूनिट है, ध्यान रखेंगे आप। वैल्यू लर्न हो जाना चाहिए सबके, नहीं तो मिनिमम मैक्सिमम क्या आप लर्न कर सकते हो, टेबल गिवन है बुक्स में और वैसे क्वेश्चन में दी होती है। इन वाटर का तो आप कब से ध्यान रख सकते हैं, 1.86 तो होता है इसका KF, और KB कितना होता है वाटर का, बताया था 0.515, कोई मिनिमम होता है और इसका भी ये भी मिनिमम होता है। तो अब अपन इसमें एक एग्जांपल लें, न्यूमेरिकल सिंपल सा क्वेश्चन है कि सपोज आपने 180 ग्राम ऑफ वाटर ये लिया आपने, इसमें ऐड कर दिया 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो इसका डेल्टा TF क्या होगा। सबसे बेसिक क्वेश्चन ये बनता है, 180 ग्राम ऑफ वाटर में 18 ग्राम ग्लूकोज सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड कर देते डेल्टा TF, तो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TF इज इक्वल टू वही KF इंटू स्मॉल एम मोलिटी, मोलिटी का पता ही है फॉर्मूला, KF इंटू मोलिटी WA अपॉन MW ऑफ A इंटू W ऑफ B इंटू 1000, क्योंकि ये ग्राम में। KF की वैल्यू किसमें गिवन नहीं है तो आपको टेंशन नहीं है, आपको लर्न होनी चाहिए वाटर की 1.86 इंटू WA कितना 18 ग्राम्स, मोलिकुलर वेट मिलने का ग्लूकोज कितना है 180 इंटू WB ये कितना है 180 ग्राम्स यहाँ पर इंटू 1000, ठीक है। कैंसिल करना बहुत सिंपल है, इसको 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए वो आप 186 को डिवाइड कर रहे हैं तो 186 डिवाइड करने की टेंशन नहीं ले आप, ये 1.86 तो था इंटू ये 1000 अपॉन जो 180 है और 10 यहाँ बचा हुआ है, तो 10 और इसका 10 ये तो आप अलग साइड में निकाल रहे हैं, इंटू ये क्या हो गया है 80, ये 80 मैंने यहाँ लिख दिया है और ये 10 मल्टीप्लाई 100 लिख दिया। और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, 1000 में 80 से डिवाइड करेंगे तो सोचिए कितना आता है, 55.5, तो ये आ गया 1.86 इंटू 55.5 अपॉन 100, ठीक है। तो ये आपको अब इसको मल्टीप्लाई करना है, अब आप इसमें जरूरी नहीं आपको इसकी 55 की टेबल आती है या 1.86 से कैसे मल्टीप्लाई करें, इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो बहुत आसानी से आप इसको अप्रोक्स सोल्व करके ऑप्शन टिक कर सकते हैं, सब्जेक्टिव भी है तो भी आप अप्रोक्स आंसर इसमें दे सकते हैं। जिसे ये लिखा है 1.86 इंटू 55.5 अपॉन 100, अब लोग क्या करना थोड़ी सी टेक्निक, और अप्रोक्स आंसर भी बहुत उसके थोड़ा एक्यूरेट है लगभग, तो उसके लिए थोड़ी सी टेक्निक आपको ध्यान रखनी है। 100 से डिवाइड करो तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो ये 1.86 इंटू 0.555। अब ये दो वैल्यू बच गई आपके पास, इन दोनों मल्टीप्लाई करना, तो बच्चों के मल्टीप्लाई नहीं करना इसको, आपको ये 1.86 है, ये 2 से थोड़ा सा कम है 0.14 कम है, तो इसको तो आप थोड़ा सा इंक्रीज कर लो तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये 0.555 है, इसको आप 0.5 इसको तो थोड़ा इंक्रीज किया है तो इसको थोड़ा डिक्रीज कर लो तो मल्टीप्लाई लगभग सेम आएगा, इसको थोड़ा इंक्रीज कर लो, इसको थोड़ा डिक्रीज कर लो, मुझे ये ज्यादा ठीक लग रहा है, इसको इंक्रीज करने 2 आ जाएगा, इसको डिक्रीज कर लो 0.5, थोड़ा और डिक्रीज करना चाहिए आपको एक्यूरेट आंसर के लिए, लेकिन फिर वो थोड़ी संख्या ऐसी हो जाएगी तो आप उसको 0.5 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आपको अप्रोक्स करेंगे क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 1.0, ये आया आपके क्या। अब इस 1.0 आंसर आ गया, सपोज किसका आंसर आया, अब यहाँ क्या लिखे हमने, कई बार क्वेश्चन सोल्व करते करते उसकी यूनिट बोल देते हैं कि आंसर किसका आया, अंदर हम क्या सोल्व कर रहे थे, डेल्टा TF सोल्व कर रहे थे, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी कमी आई, कितनी कमी आई 1, तो 1 क्या 1 किलोग्राम, 1 सेकंड 1 मीटर, क्या कमी आई 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये केल्विन में आप लिखने आदत डालें इसको। वैसे डेल्टा TF को जो केल्विन में आंसर आएगा वही सेंटीग्रेड में आएगा, तो 1 केल्विन की कमी आ चुकी है। इट मीन्स वाटर जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड जमता है शुद्ध पानी, उसमें यदि आपने 180 ग्राम पानी में 18 ग्राम ग्लूकोज घोल दिया तो वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन कम पर जमेगा, इसकी वैल्यू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम पे जमेगा, 0 से 1 कम का मतलब -1 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमेगा, यानी इसका फाइनल जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा माइनस। अब उसको कैसे निकाले, मान लो ये तो सिंपल संख्या में माइनस कर लिया, लेकिन अगर आप डेल्टा TF निकालना चाहें फाइनल TF फाइनल, तो क्या करेंगे, TF हमसे कमी आ रही है तो इसका मतलब आपको
जो टीएफ इनिशियल है उसमें से डेल्टा टीएफ माइनस कर देंगे। तो टीएफ इनिशियल कितना होता है 0 माइनस डेल्टा टीएफ, ये वैल्यू तो पॉजिटिव में आएगी हमेशा, कमी जो, तो ये 1 की कमी आई, लेकिन वो इनिशियल में माइनस करेंगे तो फाइनल वैल्यू जो है कम होकर के मिल जाएगी आपको। तो 0 माइनस 1 यानी -1 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ये मैंने पहले भी बताया था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होगी, डेल्टा टीएफ तो आप केल्विन में निकाले सेंटीग्रेड में निकाले सेम ही वैल्यू आएगी, लेकिन जो इनिशियल टीएफ लोगे इसके अकॉर्डिंग फाइनल टीएफ आएगा। तो ये अगर मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है तो -1 करने से -1 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस आएगा। यदि इसको आप 273 केल्विन करते हैं यहाँ तो -1 ही करते हैं, तो लेकिन यहाँ था 272 केल्विन। ये विशेष ध्यान रखने की बात है, ऑप्शन में कंफ्यूज आपको करा सकता है। तो ये इस तरह से अपन फ्रीजिंग पॉइंट में कमी को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन हुआ ये किसका, जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है। देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हमारे पास यूरिया का जलीय विलयन है, एक बार सॉल्यूशन है किसका, यूरिया अपन इसमें डिजोल्व कर दिया, जो 100.18 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है अब 100.18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कितने पर जमेगा, कितने पॉइंट टेम्परेचर पर ये फ्रीज हो जाएगा, जो विलियन है वो। तो अपन जानते हैं शुद्ध पानी को लेते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को उबलता है, बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड शुद्ध पानी का। तो ये तो आपको बेसिक नॉलेज है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यहाँ कितना दिखा रखा है 100.18 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हुआ है बॉइलिंग पॉइंट, किस कारण से, यूरिया हमने इसमें डिजोल्व कर लिया इसलिए। अपन पढ़ चुके हैं पहले कि जब कोई भी विलेन अपन मिलाते हैं तो विलेन में वेपर प्रेशर कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा भैया कितना 100 से 100.18 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ क्वांटिटीज की डिजोल्व कर रखी। लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो इसका पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो नॉर्मली कितना था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो यहाँ पर आंसर आएगा वो 0 से नीचे आना चाहिए, कम आना चाहिए, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कितना आएगा कम होकर उसको सोल्व करना। तो सिंपल सी बात है, कितने में जमेगा, जब भी जमने अकॉर्डिंग बातें करें तो पहले आपको पहले निकालना पड़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट कम कितना हो जाएगा, और कम कितना हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू स्मॉल एम। अब आप देखिए वैल्यू गिवन है क्या, तो केएफ तो आपको चलो लर्न है 1.86 लिख लेंगे, एम कहीं वैल्यू गिवन नहीं है, कोई मोल कोई मास वगैरह नहीं दिया हुआ, लेकिन ये चीज दी हुई पानी कितने पर उबलता है, यानी आपको कहीं ना कहीं इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, और बॉइलिंग पॉइंट देने का मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको गिवन है इसमें डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टी इंक्रीज कितना हुआ 100.18 माइनस 100 करेंगे तो आएगा 0.18। तो ये 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन जो भी डिफरेंस है उसको करना पड़ेगा 0. तो ये आपका डेल्टा टीवी देगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको अपन अनुपात के रूप में लिखेंगे कि डेल्टा टीएफ अपॉन डेल्टा टीवी। एक और बात है, हमको केएफ तो मालूम है, एम मालूम, तो एम को गायब करना है, तो गायब का मतलब दोनों का अनुपात में निकालें तो डेल्टा टीएफ इक्वल हो गया केएफ इंटू स्मॉल एम। वही सॉल्यूशन है तो उसके लिए डेल्टा टीवी के बी इंटू स्मॉल एम, सेम सॉल्यूशन तो एम एम क्या सेम वही कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के डेल्टा टीएफ अपॉन डेल्टा टीवी इक्वल टू केएफ अपॉन के बी आपका बचा है। अब इसको करना क्या है, डेल्टा टीएफ आपको पता करना है, डेल्टा टीवी कितना कम हुआ 0.18 आपको पता है, इज इक्वल टू केएफ वाटर के लिए 1.86 और केबी 0.515 बताया था मैंने, गिवन भी हो सकता है क्वेश्चन में, नहीं आपको लर्न नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, इसको आपको इधर ले जाके सोल्व कर लीजिएगा। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 0.18 इंटू 1.86 और 0.515। अब आपको ऐसी संख्या को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, हम हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ, क्या करना है 0.18 है 0.18 है, इसको आप 0.18 रख लीजिए फिलहाल। ये जो संख्याएं हैं इसको आपको अप्रोक्स करना है 1.86, इसको आप 2 मान लीजिए, और ये जो 0.515। अब देखो थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाने की जरूरत है कि यहाँ पर तो 0.18 हो गया, ये इसको अपन थोड़ा सा बढ़ा दिया 1.86 और 2 कर दिया, तो आंसर को ज्यादा एक्यूरेसी के आसपास लाने के लिए आपको क्या करना है, इस नीचे वाली संख्या को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करो। तो 0.515 यानी 0.51 है लगभग, तो 0.51 को आप 60 मान लो, ज्यादा आंसर में वेरिएशन नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ऊपर तो थोड़ी बढ़ा दी तो नीचे वाला बढ़ा दिया। अब क्या होगा, ये 18 जो है वो भी 6 से इजीली कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल का तो चक्कर हट जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा।
इस डेसिमल का आगे एक 10 आ जाएगा और ये डेसिमल का 2 डिजिट है तो यहाँ 100 आ जाएगा, ये तो आप जानते होंगे। तो क्या हो गया 18 इंटू 2 और 6 और ये 10 से कट गया इंटू 10, ये इजीली 3 बार कैंसिल हो गया, तो 3 इंटू 2 6 आ गया और 10 तो ये 0.6। इसका एक्यूरेट आंसर 0.65 का आंसर आता है, तो आप ऑप्शन देख के आराम से 0.6 से थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन इजीली इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास न्यूमेरिकल पोर्शन। अब देखिए मैंने जो शुरू में बात की आपसे इस टॉपिक के बारे में कि हम जब कुल्फी जमाते हैं तब भी नमक का यूज करते हैं और पहाड़ों में बर्फ को पिघलाना होता है तब भी नमक का यूज करते हैं। तो ये क्या चक्कर है, इसमें अपन क्या करेंगे, अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन उससे पूछूंगा कि हम जब कुल्फी जमाते हैं तो हमारा मोटो क्या है, उद्देश्य क्या हमारा, कुल्फी जमाना मोटो है। ठीक है, वो बर्फ से जम जाए चाहे किसी और चीज ठंडी चीज से जम जाए, कुल्फी जमनी चाहिए ना। ये तो हमने जब जबरदस्ती करी है, कुल्फी बर्फ से जमनी चाहिए, हो सकता है वो पानी से भी जम जाए, यदि वो पानी जो है वो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो। तो यदि कोई पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है लेकिन पानी के रूप में लिक्विड फॉर्म में है तो उससे भी कुल्फी जम सकती है, यानी हमारा कुल्फी जमाना उद्देश्य। दूसरा दिन पहाड़ों में बर्फ पिघलाने की बात कर रहे थे तो वहां हमारा बर्फ का पिघलना उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है वो बर्फ जो ठोस थी उससे क्या बन जाए, वो लिक्विड बन जाए ताकि वो बह करके निकल जाए, भले वो और ज्यादा ठंडी हो जाए। वो जो पानी बनेगा बर्फ का हो सकता है वो उस बर्फ से ज्यादा ठंडा हो, लेकिन पानी बन गया लिक्विड हो गया तो बह करके वहां से निकल जाएगा। बस यही फंडा आप ध्यान रखें। तो एक तरफ हम बात करते हैं कुल्फी की, आगे कुल्फी जमा दें और इधर बर्फ जो है पहाड़ों पे बर्फ को पिघला दें। तो कुल्फी जमने का मतलब हमें टेम्परेचर कम चाहिए, तो टेम्परेचर कम चाहिए तो हमारे पास जो बर्फ होती है सॉलिड बर्फ है जमाने के लिए, उसमें हमने थोड़ा सा क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। तो नमक मिला हमने क्या मतलब सॉल्यूट मिला दिया, तो सॉल्यूट मिलाने का मतलब क्या हो गया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। और फ्रीजिंग पॉइंट कम होने का मतलब जो बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडी होकर जम जाती है अब वो 0 पर भी नहीं जमेगी, वो 0 से भी कम टेम्परेचर पे जमेगी। यानी वो जब जमा होगा बर्फ जो है वो उसमें नमक आपने डाला तो पिघल के पानी बनेगी, लेकिन दोबारा और कम टेम्परेचर जमेगी। या पानी है, शुद्ध पानी को आप जमा के इकट्ठा करोगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बनेगी, लेकिन शुद्ध पानी आप नमक मिला करके फिर आपने उसको ठंडा किया जमाया तो 0 से भी कम टेम्परेचर पे जमेगी। नमक मिला हुआ पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड बजाय हो सकता है -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम रहा हो। तो इससे मतलब क्या हुआ कि ज्यादा ठंडा हो गया, वो ज्यादा ठंडे चीज पर कुल्फी जल्दी जमेगी। समझ आनी बात। हमने नमक मिलाने से क्या हुआ, हमने फ्रीजिंग पॉइंट कम कर दिया, तो पानी की अवस्था में रहेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो जो शुद्ध पानी पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ बन जाता है, अब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में तो पानी ही रहेगा, जमेगा ही नहीं, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो चुका है, नीचे चला गया, यानी और कड़ाके की ठंड होगी तब वो जमेगा। तो अगर -2 डिग्री सेंटीग्रेड का फ्रीजिंग पॉइंट, तो अब वो -2 पे जाके बर्फ बनेगा, यानी और ठंडा हो जाएगा, तब जमेगा, तब कुल्फी ज्यादा आसानी से जमेगी। और बर्फ की बात करें हम पिघलाने की बात, तो सपोज वहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ जम चुकी है। अब आपने इसमें क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। नमक डालने का मतलब अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम। फ्रीजिंग पॉइंट कम का मतलब जैसे हो गया -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का, उस पर बर्फ जम चुकी थी और आपने डाल दिया इस पर नमक डाल दिया, तो अब वो क्या हो गया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। यानी अब जो बर्फ है वो 0 पे नहीं जमी रहेगी, अब तो उसको -2 पे जमेगी और ठंड पड़ेगी तब जमेगी। यानी अब तो 0 पे पिघल जाएगी वो, समझ रहे बात। पहले 0 पे जम गई, अब उसका जमना कितने पे हो गया स्टार्ट, -2 पे जमेगी। अब इसका मतलब 0 पे तो पिघल चुकी होगी। जैसे मान लो पहले नॉर्मल 0 पे जमती है तो उसका ऊपर का टेम्परेचर हो तो उसमें तो पिघल जाएगी ना 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ऐसे मान लो जमती कितने पर है, -2 पे, तो 0 पे क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। इसका मतलब वहां नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उससे पहले बर्फ जम चुकी थी, आपने किसी नमक डाला तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। जब वो -2 पे जमेगी तो 0 पे पिघल जाएगी और पिघल करके वो पानी बन जाएगा और बह करके रोड से अलग हट जाएगा। तो कहना है वो, अब उसके बाद वो जो पानी, नमक वाला पानी, वो -2 पे जमेगा, वो और ठंडा होगा, तो हमें तब तक तो वो पानी पिघल के जा चुका है। तो यहाँ पर दोनों चीजें एक ही है, लेकिन हमको लगता है कि इसको जमाना है, पिघलाना है, दोनों में नमक यूज कर रहे हैं। बात ये नहीं कि हमको यहाँ जमाना है तो टेम्परेचर कम है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया उस पर जमेगा, वो हमारे काम का है। और यहाँ पर वो जो नमक डाला उससे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, तब तक वो बर्फ पिघल गई, तो पिघलना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट और लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, 4th नंबर ऑस्मोटिक प्रेशर।
तब तक के लिए जय हिंद।